हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला के ऊपर। जैसा कि पहले हमने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो कंप्लीट हमारे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब, क्यों और कैसे हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया में जो बैंकिंग है उसके बारे में हमें जो पता चलता है वो वैदिक काल से ही पता चलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर ही हमें यहाँ पे डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में पता चलता है। इसके बाद वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहला बैंक आया था वो हम अगर देखें जो आज भी चल रहा है वो बैंक है बैंका मोंटे दी पास्ची दी सिएना। सिएना इटली का शहर है। तो ये बैंक कहाँ पे है? बैंका मोंटे डी पास्चे डी सिएना इटली के अंदर है। ये कब बना था? ये 1472 के अंदर इटली के सिएना शहर के अंदर बना था और आज भी कंटिन्यूसली ये चल रहा है। अब इंडियन बैंकिंग के हिसाब से हम देखें तो इंडिया का जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1770 के अंदर। कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 के अंदर कोलकाता के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। ये बैंक 1832 तक चला और 1832 के अंदर ये फेल हो गया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारे क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से 1770 में एस्टेब्लिश बैंक 1832 के अंदर ही फेल हो गया। इसके बाद भी और बहुत सारे फेज आए जहां बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 1786 से 1791 तक जनरल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में एक और बैंक आया 1881 के अंदर, अवध कॉमर्शियल बैंक। ये अवध कॉमर्शियल बैंक पहला बैंक था जिसके अंदर इंडियंस और ब्रिटिशर्स, ये पार्शली मैनेज था इंडियंस के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? यूपी के फैजाबाद। यूपी के फैजाबाद के अंदर अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। जैसा कि 1906 से 1911 यहाँ तक इंडिया के अंदर स्वदेशी कैंपेन चल रहा था, जिसमें जो इंडिया की बनी हुई चीज़ें, सर्विस, कंपनी, उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी और उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। तो इसी के को देखते हुए इंडिया के अंदर पहला जो बैंक था 1865 इलाहाबाद बैंक। ये पहला इंडियंस के द्वारा बनाया हुआ बैंक था। इसके बाद में जो सेकंड बैंक आया 1895 पीएनबी, लाहौर के अंदर इसका हेडक्वार्टर। जो थर्ड बैंक आया बैंक ऑफ इंडिया 1906 मुंबई। और यही पहला बैंक था जिसकी फर्स्ट ओवरसीज बैंक। इसकी जो पहली ब्रांच थी फॉरेन के अंदर लंदन में ओपन हुई थी। अगर पूछा जाए पहला बैंक
फर्स्ट ओवरसीज़ बैंक जिसकी फर्स्ट ब्रांच फॉरेन में ओपन हुई थी, बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर का मुंबई, 1906 में स्टेबल हुआ था। पहली जो ब्रांच थी लंदन में ओपन हुई थी इसकी। वैसे तो इंडिया के अंदर जो ट्रूली बैंक था, ट्रूली इंडियन बैंक, वो पीएनबी था, लेकिन इसकी जो ब्रांच थी वो लाहौर में ओपन हुई थी। इसलिए जो पहला अपना स्वदेशी बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। - 1911 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में इसकी ब्रांच ओपन हुई थी। अब एक दो चीज़ें और हैं, जैसे 1987 के अंदर पहला बैंक एचएसबीसी बैंक, जिसने इंडिया के अंदर एटीएम सर्विसेज चालू की थी। यहीं पे एक चीज़ और देख लेते हैं, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। आईसीआईसी बैंक ने सबसे पहले यहाँ पे इंडिया के अंदर चालू की थी। अ, 1806 से 1843 तक इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। - 1806 के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में इसको 1809 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल। अठारह छः के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी, फिर इसका रीनेम किया गया था 1809 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल। 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता था। प्रेसिडेंसी बैंक इस वजह से बोला जाता था क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था, और वो जो अपना एम्पायर चलाते थे, इंडिया को चलाते थे, वो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, यहीं से पॉलिसी यहाँ पे बनती थी और यहीं से वो लोग अपना पूरा कामकाज देखते थे। और इन प्रेसिडेंसियों को जो था, वो गवर्नर जो था वो सुपीरियर था यहाँ। ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, ये अलग अलग जगह पे थे। तो 1876 के अंदर प्रेसिडेंसी एक्ट लाया गया। ये एक्ट इस वजह से लाया गया कि यूनिफॉर्म पॉलिसी इन तीनों बैंकों के अंदर चले, इन तीनों का कंट्रोल हो सके और कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगाया जा सके। ये एक्ट आने के बाद में 1921 में इन तीनों बैंकों का अमालगमेशन हो गया और इसका नया नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इसको सिर्फ हाफ सेंट्रल बैंक का दर्जा ही मिला हुआ था। और जो 1920s का जो दशक था, उस दशक के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आए और एक ऐसे बैंक की डिमांड की गई जिसके अंदर इंडिया का एक सेंट्रल बैंक हो, जो यहाँ की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ही पॉलिसियाँ बना सकें, ताकि यहाँ की इकोनॉमी को क्या है, एक स्टेबल, यहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। इसके लिए एक बैंक की डिमांड होने लगी। इसके लिए एक कमीशन बिठाया गया, रॉयल कमीशन। और जो इसके हेड थे वो थे हिल्टन यंग।
इसलिए इसे हिल्टन यंग कमीशन भी बोला जाता है। जो एडवर्ड हिल्टन थे, 1926 के अंदर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि यहाँ का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो यहाँ की प्राइस को स्टेबल कर सके, यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके, और जो हमारा डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है उसे उसको सेंट्रलाइज किया जा सके, ताकि जो पॉलिसी हो वो यूनिफॉर्म पॉलिसी हो और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। उन्नीस सौ 27 के अंदर ये एक बिल राउंड द टेबल यहाँ पे रखा गया, लेकिन ये बिल रिजेक्ट हो गया। बहुत सारी कमियां इसके अंदर थी, इन कमियों को दूर किया गया। 1933 में वापस ये बिल राउंड द टेबल रखा गया। जो कमियां 1927 के बिल के अंदर थी, इन कमियों को दूर किया गया और ये बिल यहाँ पे पास हो गया। इस बिल को पास होने के बाद में 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया और 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता बनाया गया। 1937 के अंदर इंडिया से बर्मा अलग हो गया, लेकिन 1947 तक, जब तक इंडिया आज़ाद हुआ तब तक जो आरबीआई था उसने बर्मा के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया। उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया। जब तक वहाँ का एक सेंट्रल बैंक नहीं बना, 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया। अब जब आरबीआई बना उस टाइम पे जो इसकी शेयर कैपिटल थी वो 5 करोड़ की यहाँ पे फुल्ली पेड अप कैपिटल थी, जो 100 रुपये प्रत्येक शेयर के अंदर बटी हुई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, इसमें जो है ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ गई। 1 जनवरी 1949 से पहले ये एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में काम करता था। देखो, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई उससे पहले एक आरबीआई एक्ट आया, जैसा मैंने पहले बताया था, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई जो भी काम करता है ना, इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वही चीज़ें वो करता है। तो ये एक्ट क्यों लाया गया? ये एक्ट इस वजह से लाया गया, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके जिसके अकॉर्डिंग क्या है आरबीआई काम करे। अब ये पॉलिसी फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे चैलेंजेस इसके अंदर आते थे और इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंक आए और वो फेल हो गए। उनका रीज़न ये था कि ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी थी जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते थे जिनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके जिसके अकॉर्डिंग ये बैंक काम करे और आगे जाके उसको इतनी सारी परेशानियाँ नहीं आए जो पहले आई थी और बहुत सारे बैंक डूब गए थे।
इसके साथ ही इंडिया के अंदर करेंसी को इशू करना, उसके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन हो, और साथ ही जो रिजर्व्स हैं वो इतनी सफिशिएंट रिजर्व हों कि अगर कोई फॉरेन पेमेंट वगैरह हमें करना हो या फिर इमरजेंसी के केस के अंदर हमें उन फंड्स को यूटिलाइज करके इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल कर सके, इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके, उसे ग्रोथ दे सके, इसके लिए इतने सफिशिएंट रिजर्व हमारे पास में हो। इसके साथ ही जो इंडिया का करेंसी क्रेडिट सिस्टम, वो सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए जो पॉलिसी तैयार की एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो यूनिफॉर्म रहें और बैंक क्या है किसी भी तरीके से अपना जो पाथ है उससे मिसलीड ना हो। इसके लिए ये एक्ट बनाया गया और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई आज भी काम करता है। अब बात करते हैं हम आरबीआई की स्ट्रक्चर बॉडी की। आरबीआई के अंदर एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, इसके अंदर टोटल 14 डायरेक्टर्स, इन 14 के अंदर 4 डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लोकल बॉडी से होते हैं। अब लोकल बॉडी क्या है? लोकल बॉडी अपनी ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ के अंदर ये बनाई हुई हैं। उनके अंदर से हमारा एक एक डायरेक्टर होता है। जो 10 डायरेक्टर हैं ये भी नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन ये अलग अलग फील्ड से होते हैं। जैसे कोई एग्री से होगा, कोई इकोनॉमी से होगा, कोई ट्रेड सेक्टर से होगा, कोई इंडस्ट्री से होगा और कोई अदर प्रोफेशन से होगा। तो ये 14 डायरेक्टर्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा 2 डायरेक्टर होते हैं, इनको डायरेक्टर कह दो या गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये भी नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो टोटल कितने लोग हुए इसमें? 14, तो 16, 4, 20 और 21। तो जो आरबीआई की स्ट्रक्चर बॉडी होती है इसके अंदर टोटल हमारे 21 मेंबर्स होते हैं। याद रखना अपने को, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, 14 इसमें डायरेक्टर होते हैं, 2 इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। इस समय जो आरबीआई की प्रेजेंस है वो लगभग 33 लोकेशंस के ऊपर है। अब इसके अंदर जो इसके रीजनल ऑफिस हैं वो भी आ जाते हैं, इसके जोनल ऑफिस हैं वो भी आ जाते हैं, इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा इसने कुछ इनोवेशन हब्स और कुछ कॉलेजेस वगैरह, एकेडमिक कॉलेजेस वगैरह जहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो आरबीआई के टोटल ऑफिस कितने हैं? रीजनल ऑफिस 19, इसके अलावा इसके 4 जोनल ऑफिस हैं और 5 इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं। इन सब के बारे में हम देखेंगे, इनोवेशन हब्स वगैरह वो सब। लेकिन अभी हम आरबीआई की हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा इनमें चीज़ों को क्लब नहीं करेंगे, नहीं तो सब कुछ होच पोच हो जाएगा। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे, करंट के साथ ही मैं स्टैटिक पार्ट है जो साथ ही साथ में आपको बताता रहूँगा, उसमें हम बोर भी नहीं होंगे और कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होते चलेंगे। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या है? बैंकर्स बैंक।
कोई भी बैंक हो वो आरबीआई के पास में अपना अकाउंट ओपन करता है। जैसे आप किसी बैंक के अंदर जाते हैं और आप अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो जो सर्विसेज आपको बैंक देता है वही सर्विसेज रिजर्व बैंक सभी बैंकों को देता है, इसलिए ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा इसे गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं। इसे गवर्नमेंट्स बैंक या सेंट्रल बैंक टू द गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट्स बैंक हम कहते हैं तो जो काम, जैसे मैंने बताया कि आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो जो सर्विसेज बैंक आपको देता है वही सर्विसेज रिजर्व बैंक जो है बैंकों को देता है, इसके लिए इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है। अब गवर्नमेंट का बैंक कैसे है? जैसे गवर्नमेंट को भी बहुत सारे काम अपने करवाने होते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ये अपना अकाउंट रिजर्व बैंक के पास में ओपन करते हैं, तो रिजर्व बैंक इनको भी सर्विसेज देता है। और बहुत सारी स्कीम्स वगैरह होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आरबीआई के थ्रू ही रन करता है। इसके अलावा प्रमोशनल एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां करता है जिससे गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस अभी जैसे आपने देखा होगा आरबीआई कहता है तो कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी इनोवेशन आरबीआई करता रहता है। इसके लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भी बना हुआ है, उन्होंने बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए वो करता रहता है, इसलिए इसे गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं। इसके अलावा लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, जब किसी भी बैंक को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए किसी के पास में 20,000 रुपये हैं। अब कुछ नियम बनाए गए हैं कि इसको अपना रिस्क वेटेड असेट्स के लिए कुछ पैसा इसको बचा के रखना। एग्जाम्पल करते हैं अपन 10,000 रुपये इनको मिनिमम सीआरआर एसएलआर वगैरह अपनी रिस्क वेटेड असेट्स के रूप में, इन सब के रूप में बचा के रखना। अब इनके पास में सिर्फ 10,000 रुपये हैं। इन 10,000 रुपये को इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करते तो तुरंत इनकम आती नहीं है। अब इनको अपने ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह वो सब चलाने के लिए, उसके अलावा और मार्केट में पैसा डालने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह को रन करने के लिए, एसएमई सेक्टर को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है तो बैंकों के पास में शॉर्टफॉल आ जाता है मनी का। उस टाइम पे क्या है, कहीं और से तो पैसा ला नहीं सकते हैं, तो बैंक क्या करते हैं, सीधा आते हैं रिजर्व बैंक के पास में, और रिजर्व बैंक इनसे कुछ सिक्योरिटीज वगैरह, कुछ गारंटी वगैरह लेता है और उनके बदले में इनको पैसा देता है। इसके लिए इसको लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। जैसे फैमिली के अंदर अगर किसी बच्चे को पैसे की ज़रूरत हो तो वो किससे मांगेगा, पेरेंट्स के पास में। सेम चीज़ यहाँ पे है। आरबीआई क्या है, सभी बैंकों का एक पेरेंट बैंक के रूप में काम करता है। तो जब भी किसी बैंक को कोई फाइनेंशियली क्राइसिस आता है तो वो सीधा आरबीआई के पास में आता है, इसलिए इसे लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा आरबीआई का काम क्या है, करेंसी इशू और प्रिंटिंग। इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। स्टार मार्क आप कर लेना, अभी स्टैटिक के पार्ट के अंदर इतना हम नहीं जाएंगे। जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे हम वैसे वैसे हम देखते रहेंगे। आरबीआई का काम क्या है, इशू नोट प्रिंटिंग का काम भी है और उनको इशू का काम भी है। साथ ही सर्कुलेशन का काम भी रिजर्व बैंक का है। अब आरबीआई क्या है, 2 रुपये से 500 रुपये तक के नोट छापता है, और जितने भी कॉइन्स हैं वो कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और नोट कौन करता है, 2 रुपये से 500 रुपये तक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपये का जो नोट है वो प्रिंट तो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस पर साइन किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। अगर पूछा जाए 1 रुपये का जो नोट होता है वो प्रिंट किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साइन किसका होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। 2 रुपये से 500 रुपये तक के नोट प्रिंट कौन करता है, रिजर्व बैंक। और साइन कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर। जो आरबीआई का गवर्नर होता है
उसे अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो रिमूवल है इसका, हटाने की दो, या तो वो रेजिग्नेशन देगा, वो रेजिग्नेशन किसे देगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति खुद उसे हटाते हैं। ये दो कंडीशन होती हैं। तो फंक्शन ऑफ आरबीआई के अंदर जो करेंसी का इशुएंस, एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय, ये काम किसका है? आरबीआई का है। इसके अलावा मॉनिटरिंग अथॉरिटी के रूप में भी आरबीआई काम करता है। इसके लिए क्या है? बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई लाता रहता है। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर आरबीआई के मेंबर्स वगैरह वो सब। इसकी जो करंट अफेयर्स वाला है उसके अंदर अभी लेटेस्ट कुछ न्यूज भी हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा आरबीआई रेगुलेटर और सुपरवाइज़र के रूप में भी काम करता है। रेगुलेट किस किस को करता है? जो फाइनेंशियल सिस्टम है और बैंकिंग ऑपरेशन, इन दोनों को रेगुलेट और सुपरवाइज़र करने का काम भी आरबीआई का होता है। इसके अलावा जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है उसके कस्टोडियन के रूप में भी काम करता है। तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये काम भी कौन देखता है? रिजर्व बैंक। इसके अलावा कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो भी आरबीआई क्या है करता है, जैसे कि इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन होता है और डिफ्लेशन होता है, ये देखने का काम भी किसका है? आरबीआई का। इसके अलावा नेशन को जो कुछ सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेके आती है, उन स्कीम्स को प्रमोट करने का काम, ताकि नेशन ग्रोथ हो सके, कंट्री को सपोर्ट मिल सके, कंट्री डेवलप हो सके। तो कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी के काम भी क्या है? रिजर्व बैंक करता है। अब हम देखते हैं आरबीआई की जो फुली ऑन सब्सिडरीज हैं, उनके बारे में। आरबीआई की जो सब्सिडरीज के अंदर आती है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इसकी जो फुल फॉर्म है बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाती है, तो वो ही आपको याद रखनी है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। फुल फॉर्म याद कर लेना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहते हैं, उन्हीं में से एक रहता है। इसकी जो स्थापना की गई थी ये 15 जुलाई 1978 को की गई थी।
इसका जो एम है कस्टमर की जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाना इसका मेन काम रहता है। ये क्या है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। जो भी आपके डिपॉजिट बैंक्स के अंदर रहती हैं उनके लिए जो है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज DICGC के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। मान लीजिए कोई बैंक अगर डूब जाती है, उसके अंदर आपका 7 लाख रुपए का यहाँ पे डिपॉजिट्स उसके अंदर थे, तो आपको 5 लाख रुपए तक का प्रोटेक्शन कौन देता है? DICGC देता है। मतलब 5 लाख रुपए तक का सिक्योर फुल्ली आप रहेंगे, उसमें इंश्योरेंस रहता है। मान लीजिए 4 लाख रुपए तक को पूरा का पूरा 4 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, उससे ऊपर का अमाउंट है तो 5 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी आपको एज ए इंश्योरेंस आपको DICGC के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जो इसकी दूसरी सब्सिडरी है वो है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, नोट प्रिंटिंग। ये क्या करता है, इकोनॉमी और ये RBI, इन दोनों के बीच में अगर कोई गैप आ रहा है करेंसी को लेकर, जो कि डिमांड और सप्लाई का काम करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कौन कवर करता है? BRBNL करता है। इसकी जो है वो 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। और दूसरी कहाँ है? सालबनी। मैसूर, सालबनी। सालबनी का है वेस्ट बंगाल। इसके अलावा इसके 3 जो हैं वो IT के रूप में इसको सपोर्ट करने वाली सब्सिडरी हैं। तो IT सपोर्ट सब्सिडरी पहली कौन सी है? RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये क्या है? न्यू इनोवेशन आइडियाज़ वगैरह वो करता रहता है। सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर को किस तरीके से हम नए चाहे ऐप डेवलपमेंट हो, चाहे कुछ ऐसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह जो आते हैं उनके प्रोटेक्शन हो, उन सब के लिए कौन है? रिजर्व बैंक की इनोवेशन हब है, जो न्यू आइडियाज़ वगैरह RBI को देता रहता है। इसके अलावा एक है REBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसका काम भी क्या है? IT सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा IFTAS, इंडियन फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इसका काम भी क्या है? IT रिलेटेड सर्विसेज जो RBI हैं और RBI की जो एसोसिएट दूसरे कंसर्न है जुड़े हुए बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सभी को क्या है? IT सर्विसेज और IT रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम इनका रहता है। पैनल रहता है। उसमें टोटल कितनी लैंग्वेजेज रहती हैं? 15। इसके अलावा जो अब तक का हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाला नोट है वो कितने का रहा है? 10,000 का बैंक नोट। कब इशू किया गया था? 1938 में। और वर्तमान में अभी प्रेजेंटली कितने का नोट है हाईएस्ट? 500 रुपये का। इसके अलावा रिजर्व बैंक क्या है? एक एप्लीकेशन भी रन करता है, MANI, मानी। इस एप्लीकेशन में क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जैसे नाम से पता चल रहा है, नोट आइडेंटिफायर, तो जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग रहते हैं
वो नोट की पहचान कर सकें, इसके लिए मानी एप्लीकेशन भी एक रन रिजर्व बैंक करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मोटा मोटी, हम ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे क्योंकि बैंकिंग एक्सपर्ट्स और एग्ज़ाम के एक्सपर्ट्स है वो क्या है, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती और कभी उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी नहीं देखे गए हैं। एक आता अपना म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है? कोई भी नोट जो 2 पीस में हो या उसका कोई पोर्शन मिसिंग हो तो वो कौन सा होता है? म्यूटिलेटेड नोट होता है। और एक दूसरा होता है सोइल्ड नोट। सोइल्ड नोट क्या होता है? जो फटा पुराना हो, गंदा हो, जिसका टेप वगैरह लगी हुई हो, ऐसे जो नोट रहते हैं जो क्या है, एक आरबीआई की पॉलिसी रहती है, आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी। उसके अंदर आरबीआई क्या कहता है कि मार्केट के अंदर जो है वो साफ़ सुथरे बढ़िया दिखने वाले नोट वगैरह ही चलने चाहिए। तो ये दो तरह के नोट रहते हैं। तो आरबीआई क्या कहता है कि अगर आपके पास में ऐसे नोट हैं तो आप नियर बाई किसी भी करेंसी चेस्ट के अंदर जाके ये नोट या किसी भी बैंक के अंदर जाके अपना ये नोट बदलवा सकते हैं। तो इसमें आता है म्यूटिलेटेड नोट। तो 2 पीस नोट हो गया या फिर उसका कोई पोर्शन अगर मिसिंग है तो वो म्यूटिलेटेड नोट के अंदर आता है। इसके अंदर आरबीआई क्या करता है, उसके अंदर कुछ पैमाने सेट कर रखे हैं, उसके आधार पे उसकी वैल्यू निकाली जाती है और कस्टमर को वो पैसा मिल जाता है। इसके अलावा आता है सोइल्ड नोट। तो कटा फटा फटा पुराना टेप लगा हुआ 2 पीस नोट, ऐसा कोई भी नोट आता है तो वो सोइल्ड नोट के अंदर आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कॉमन जनरल पब्लिक के हिसाब से भी, तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनके अंदर हम क्या है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के पार्ट हैं वो भी हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे चालू करेंगे। अभी एक वीडियो हमारा आ चुका है जिसके अंदर जनवरी और फरवरी के कुछ डेज तक के हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर कोशिश ये करेंगे 2 या 3 वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे फरवरी मंथ का कवर कर दें, और फिर मार्च मंथ से जो आएगा वो वीकली टू वीकली वीडियोज हम साथ के साथ कवर करते हुए चलें। हमारा जो इसके अंदर रहेगा मैक्सिमम जो स्टैटिक पार्ट है करंट के साथ में ही हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, और जो पिछला आता रहेगा उस चीज़ों को हम जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम आते आते हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम के अंदर हमें क्या है ज़्यादा परेशानी ना आए और मैक्सिमम मार्क्स फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर हम लोग गेन कर सकें। ये आज का जो वीडियो था जितने मैक्सिमम और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट थे और हिस्ट्री ओवरव्यू वगैरह रिजर्व बैंक का, ये सभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अगर कोई रिजर्व बैंक की इंफॉर्मेशन आती है तो जो करंट एक्सपेक्ट हैं, जैसे अभी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो चेंज हुए हैं, संजय मल्होत्रा जी, तो इस तरीके से जो नई करंट लेटेस्ट न्यूज़ रहेंगी वो हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।